हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा पहला वाला चैप्टर समझ में भी आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो नमस्ते, मैं गरिमा नरूला स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका इसी सीरीज़ के अंदर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या फिर इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के अलावा पोस्ट जायगोटिक इवेंट क्या थे, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो इनको ना आप थोड़ा सा ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो आपने पढ़ाई करी थी पहले, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब सेकंड चैप्टर में भी आप पेन और कॉपी लेके बैठना ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लिख सको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों के लिए हम लोग इसके अंदर नोट्स भी ऐड करेंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, तो आप उन नोट्स वो नोट्स होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों, है ना। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Okay, question number 1 is said why sperms have a tail whereas egg do not, why so। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि जो भी स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर हम स्पर्म्स के स्ट्रक्चर देखें ना तो नेचुरल सी बात है कि इनके पास में क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो होता है इनका होता है हेड, और अपर पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम जो पार्ट है, ये एक्रोसोम वाला पार्ट हेल्पफुल होता है आगे फर्टिलाइजेशन के अंदर, जब भी स्पर्म को अंदर एंट्री लेनी होती है, क्लियर। और टेल वाला पार्ट एक्चुअली स्पर्म को आगे मूव करना है। कहाँ तक मूव करना है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, उसको फेलोपियन ट्यूब तक मूव करना है। तो उसके लिए स्विम करने के लिए दे रिक्वायर टेल, ठीक है। अगर हम एक बार स्पर्म की स्ट्रक्चर अगर देखें, जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखना बेटा, हेड है, मिडल पीस है एंड टेल है। एक बात और जो मैं आपको अभी समझाना चाह रही थी वो ये कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना टॉपिक भी करते चलते हैं, तो उससे क्या होगा, वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके और आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करें। तो मैंने ये कहा कि स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म्स के अंदर हेड भी है, मिडिल पीस भी है एंड टेल भी है। हेड के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, मोर ओवर ऊपर एक्रोसोम है, ठीक है। नेक, मिडिल पीस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्यों होते हैं, बिकॉज स्पर्म को मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए यहाँ पे किसकी क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है ना। और एनर्जी कौन बनाता है, ये तो आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे मिडिल पीस के अंदर इन्हें क्या चाहिए होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होते हैं। एक बात और, यहीं पे अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि एग के अंदर। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा। सेंट्रियोल कौन लेके जा रहा है, स्पर्म लेके जा रहा है, ना कि एग के पास है, क्योंकि सेंट्रियोल से ही फिर आगे क्लीवेज होगा एंड डिवीजन होगा, क्लियर। एंड टेल, दिस इज द लास्ट पार्ट। टेल क्यों ज़रूरी है, टेल नेचुरल सी बात है कि स्विम करने के लिए ज़रूरी है, जो मीडियम है, क्योंकि स्पर्म की एंट्री जो है वो यूट्रस से होती हुई फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे उसकी मूवमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, टेल। जैसे बैक्टीरिया मूव करता है तो बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे ही स्पर्म की मूवमेंट के लिए टेल प्रेजेंट है। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ अम्बिकल कॉर्ड। ओके, अम्बिकल कॉर्ड, आप लोगों को सबको एक बात पता होगी कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हमें एक चीज़ पता है कि जहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के अंदर एग है, स्पर्म है और जायगोट है, ठीक है। एग और स्पर्म आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जायगोट के अंदर। और ये वाला प्रोसेस जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, ओविडक्ट के अंदर होगा।
उसके बाद ये जो जायगोट है आगे जाके ब्लास्टोमियर स्टेज में आएगा और ये मूव करेगा कहाँ पे जाके, यूट्रस में जाके, मतलब यूट्रस में ये मूव करेगा यूट्रस तक जाने के लिए, और मूव करने के बाद यूट्रस से अटैच हो जाएगा, और जब ये अटैच हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनती है, अम्बिकल कॉर्ड बनती है, और जो अटैच होने वाला प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो अगर हम लोग बात करें, जरा ध्यान से देखना कि प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन एम्बिकल कॉर्ड, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मतलब क्या हुआ कि अगर हम मदर की बात करें तो जो ये अम्बिकल कॉर्ड है ये डायरेक्टली कहाँ से अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच है मदर से, ठीक है। तो मदर का ब्लड फीटस में जा रहा है, मदर एंड चाइल्ड बोथ आर कनेक्टेड टू द अम्बिकल कॉर्ड। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो ये जो अम्बिकल कॉर्ड है इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ठीक है, ये सब कहाँ पे ये प्रोवाइड करा रहा है, ये सब प्रोवाइड करा रही है अम्बिकल कॉर्ड। यहाँ तक कि जो भी फीटस है, जितने भी इसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या जो भी आगे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो भी वो कहाँ डालता है, इस अम्बिकल कॉर्ड में ही डालता है, ठीक है। और इसी अम्बिकल कॉर्ड से वो कहाँ जाता है, बेबी का जितना भी वेस्ट है वो जाता है मदर की बॉडी में। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अम्बिकल कॉर्ड इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। इन दोनों के बीच का जो एक जरिया है वो कौन सा है, अम्बिकल कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, ध्यान रखना कि कभी भी कोई अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जैक्टली अम्बिकल कॉर्ड क्या है, ठीक है, तो अम्बिकल कॉर्ड ये है। अच्छा, अम्बिकल कॉर्ड कनेक्टेड किससे होती है, प्लेसेंटा से, ठीक है, और प्लेसेंटा अटैच किससे है, मदर से। तो प्लेसेंटा इज द कनेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो इन द एम्ब्रिकल कॉर्ड, ठीक है। तो प्लेसेंटा भी यहाँ पे एक कनेक्शन बना रही है। बेटा ध्यान रखना, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई है अम्बिकल कॉर्ड, और अम्बिकल कॉर्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, फीटस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एम्ब्रियो, अम्बिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड मदर, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या कर रही है, मदर के पास अम्बिकल कॉर्ड कनेक्शन है, किसके बिटवीन में, प्लेसेंटा और बच्चे के बिटवीन में। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे ही मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। अम्बिकल कॉर्ड का फंक्शन तो है, क्योंकि वो एक मीडिएटर है, एक जरिया है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, किस चीज़ का, कि मदर से एंटीबॉडी आ रही है, मदर से हार्मोन्स आ रहे हैं, मदर से ऑक्सीजन आ रही है, तो कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है आपका अम्बिकल कॉर्ड, मतलब एक जरिया है, ठीक है, एक मीडियम है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे कौन आएगी, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर। मदर और फीटस के बीच में, सी जरा आप ध्यान से देखना इस चीज को, कोई भी फीटस है, ये प्लेसेंटा है, ये मदर ब्लड है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा क्या कर रही है, ध्यान से देखना, दैट इज अ गैप। ये जो है ये क्या है, एक गैप है, सी दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, इट एक्ट एज अ बैरियर, ये एक बैरियर के जैसे बिहेव कर रहा है। समझ में आ गई ये बात? तो इट बिहेव लाइक अ बैरियर, ठीक है। और ये क्या है, कहाँ से अटैच है, ये फीटस से अटैच है, और ये चीज़ क्या है, आपकी अम्बिकल कॉर्ड। क्लियर हो गया होगा ये वाला पोर्शन। तो इट बिहेव लाइक इट इज़ अ बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, तुमसे तो ये पूछा जाएगा कि भैया अम्बिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। अगर एक नंबर में ये पूछा जा रहा है ना कि अम्बिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, देन यू हैव टू राइट कि अम्बिकल कॉर्ड का फंक्शन है दैट इज अ ब्रिज बिटवीन द प्लेसेंटा एंड बेबी, ठीक है। और प्लेसेंटा कहाँ से अटैच है, मदर से अटैच है। तो जो भी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, अम्बिकल कॉर्ड कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली बिहाइंड द पिक्चर कौन है, प्लेसेंटा। तो आप लोगों को प्लेसेंटा के भी फंक्शंस आने चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्लीज़ प्लेसेंटा के भी फंक्शंस ऐड करना। जैसे ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है,
CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, जो भी CO2 है, क्योंकि फीटस क्या है, एक लिविंग चीज़ है, तो नेचुरल सी बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी वेस्ट भी रिलीज करेगा। तो वो कहाँ जाएंगे, मदर में ही जाएंगे ना, और उसको कौन पहुँचाएगा, अम्बिकल कॉर्ड एंड देन प्लेसेंटा। इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी बिहेव करता है और ये क्या रिलीज करता है, सम हार्मोन्स, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में मैं यही चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो कुछ हार्मोन है, ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है सॉरी, ये जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is pregnancy hormone? Why it is so called? Name two source of the hormone in the human female. Now, अब मेरी बात ध्यान से देखना, वही सेम क्वेश्चन मैंने आगे दिया है कि याद रखना ह्यूमन कॉर्नियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये यूट्रस है, ठीक है, और ये यूट्रस की वॉल्स हैं, ठीक है। जैसे ही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद में किसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, प्लेसेंटा का, और प्लेसेंटा के बनने की वजह से ही ये दोनों हार्मोन, ठीक है, HCG हार्मोन एंड HPL हार्मोन रिलीज होंगे। नॉर्मल बॉडी में ये वाले हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी किट होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, इन हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, HCG हार्मोन के ऊपर बेस्ड होती हैं, जो यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलता है, ठीक है। और इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन होता है प्रेगनेंसी का, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हार्मोन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये क्या बोला, हमने ये बोला, जो क्वेश्चन जो था आपका वो ये था, व्हाट इज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो आपको मालूम ही चल गया HCG एंड HPL बेसिकली दीज आर द प्रेगनेंसी हार्मोन। एंड वाई इज इट कॉल्ड सो कॉल्ड, इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको ऐसा इसलिए बोला जा रहा है प्रेगनेंसी हार्मोन्स को, क्योंकि ये केवल और केवल तब रिलीज होंगे जब प्लेसेंटा बनेगी, ठीक है। और प्लेसेंटा कब बनेगी, जब इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्यों होगा, फर्टिलाइजेशन की वजह से। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले स्पर्म एंड एग, तो एक तो क्या हो गया आपका स्पर्म, एक क्या हो गया एग, फिर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जायगोट, देन ठीक है ब्लास्टोमियर, ठीक है, ये कहाँ पे है अभी, ओविडक्ट के अंदर। फिर ये आगे कहाँ मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा यूट्रस के अंदर, ठीक है। यूट्रस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन की वजह से किसका डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, प्लेसेंटा का, ठीक है। तो यानी कि प्लेसेंटा के डेवलप होने के लिए फर्टिलाइजेशन, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है कि नहीं है ना। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, प्लेसेंटा डेवलप हुई, तभी जाके कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, HCG एंड HPL, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली हार्मोन्स हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि HCL और HPL जो हार्मोन यहाँ पे निकल रहे हैं, ये प्लेसेंटा से ही निकल रहे हैं। और प्लेसेंटा कहाँ कब डेवलप होगी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। नेम टू सोर्स ऑफ द हार्मोन इन अ ह्यूमन फीमेल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ह्यूमन फीमेल के अंदर दो तरह के हार्मोन्स मेन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सी
जो ये दो हार्मोन है, अगर हम लोग बात करें कि कोई भी जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। कोई भी फीमेल चाइल्ड अगर बॉर्न होगी तो वो बहुत सारे इन प्राइमरी फॉलिकल के साथ में बॉर्न होगी, ठीक है। फिर जब एक स्टेज आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको अगर हम लोग मेनार्ची स्टेज बोल रहे हैं, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि हर मंथ एक एग डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर की तरफ जो ये ग्राफियन फॉलिकल बन रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल हैं ये आगे जाके एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे एक एग डेवलप होगा, ओके, एक एग यहाँ पे क्या हो गया, डेवलप हो गया। फिर ये एक एग जो है ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एग के रिलीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, ओव्यूलेशन बोलेंगे। ओव्यूलेशन हो गया, अब ये खाली हो गया ना, अब ये जब ये खाली हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यही आगे जाके कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। समझ में आ गई ये वाली बात। तो ह्यूमन प्लेसेंटा रिलीज कर रही है हार्मोन, एज वेल एज जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर रहा है। जब यहाँ से एग निकल जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा, एग रिलीज होने के बाद में ये खाली हो जाएगी, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम, जो आगे जाके क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। और यही चीज, यही हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर भी रेगुलेट होते रहते हैं। क्लियर हो गई ये बात, पक्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको शायद आ ही गया होगा कि व्हाट इज प्रेगनेंसी हार्मोन एंड व्हाई इज इट सो कॉल्ड, नेम टू सोर्स ऑफ द हार्मोन इन अ ह्यूमन फीमेल। इतनी बात समझ में आई, ओके, वेरी नाइस। बच्चों जब भी आप कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए आपका एक बार सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वंस एंड ए वाइल अपना सिलेबस ज़रूर से रिवाइज़ कीजिएगा। आपको जो भी नोट्स हैं आपके, उन नोट्स से आप रिवाइज़ कीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप जब भी कर रहे हो तो आपकी माइंड में वो इमेजेस चलती रहनी चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी। तो उससे क्या होगा कि आपका ना फर्दर और रिवीजन होता जाएगा। और लिख लिख के याद किया करो। टीचर का काम ही यही है, बोलते रहने का, ठीक है। और टीचर का काम क्या है, बच्चों को मोटिवेट करने का। और टीचर का काम क्या है, बच्चों को इम्पोर्टेंट बताने का, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, oogenesis भी इंपॉर्टेंट है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है। तो अगर हम लोग ये बोलें कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे सिंपल सी बात कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर जब भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सी, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप डेफिनेशन पे जाना एक बार। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो याद रखना कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, आई रिपीट, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे उनके यहाँ पे दिस इज द साइट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्पर्म्स बन कहाँ रहे हैं तो आपको ये साइट भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है।
जहाँ पे किसका प्रोसेस हो रहा है, स्पर्म बनने का प्रोसेस हो रहा है। तो पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्म। मतलब क्या हुआ कि भाई एक चीज याद है तुम्हें, 1 2 का 4, क्या था ये 1 2 का 4? याद करो। अगर मेरा पहला वाला आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने तुम लोगों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में, 1 2 का 4 के बारे में बताया था। नहीं, पहले वाले वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम रिपीट कर देते हैं आपके लिए। बच्चों, मियोसिस डिवीज़न होता है, जब भी गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है वो कौन सा डिवीज़न है, मियोसिस डिवीज़न। और मियोसिस डिवीज़न के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 1 2 का 4 यानी कि 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है। और ये सारी जो 4 सेल्स बन रही हैं, ये 4 सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। अब तुम ये भी ध्यान रखना कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर क्रोमोसोम्स के दोनों सेट प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर वो डिप्लॉइड का मतलब है कि उसके 2 सेट प्रेजेंट है, और अगर हैप्लॉइड मतलब कि हाफ है, ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि वो हाफ है। क्लियर? यानी कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर 46 बोल रहे हैं तो वो क्या है, डिप्लॉइड। अगर हम 23 बोल रहे हैं दैट मीन्स कि वो क्या है, हैप्लॉइड। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो गई ये बात? तो सबसे पहले तो मदर सेल बनेंगी, तो यहाँ पे जो ये मदर सेल है ये कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। तो ऑलवेज रिमेंबर स्पर्मेटोगोनिया इज अ मदर सेल, ठीक है। तो ये जो मदर सेल है ये क्या बनाती हैं, स्पर्मेटिड्स बनाती हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है। और जब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मम्मी से याद रखो मियो, बच्चे ना बस चीज में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम स्पर्मेटिड क्या था, स्पर्मेटोगोनिया क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस क्या था। तो ये थोड़ा सा ना बीच बीच में एक टर्म याद रखा करो। तो मम्मी से मियो यानी कि मम्मी से, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। फाइन, चलिए अब हम ये प्रोसेस देखते हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। इस प्रोसेस में सी सबसे पहली चीज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब क्या है, जो मदर सेल्स बनी है उन मदर सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और ये कितनी होती हैं, 2n होती हैं। तो पहले ये क्या करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी, यानी कि अपने नंबर को क्या कर रही हैं, ये इंक्रीज कर रही हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो पहले ये अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी, तो इसीलिए जो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। नंबर को इंक्रीज करना है, इसीलिए जो फर्स्ट डिवीजन है दिस इज अ माइटोसिस डिवीजन। नेक्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है यानी कि डिवीजन हो गया है, यहाँ तक देखो एक बार, डिवीजन हो चुका है, यानी कि सेल्स आर नाउ रेडी। सेल्स क्या हैं, अभी रेडी हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो सेल्स रेडी हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर उनसे क्या बन रही है, एन। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए हैं, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे एन है। क्लियर? अच्छा, अब उससे क्या बना, यहाँ पे स्पर्मेटिड। तो ये देखो ये स्पर्मेटिड है, गोल गोल है, स्पर्म का शेप नहीं है यहाँ पे। तो अगर स्पर्म का शेप नहीं है, वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे। मेरी बात को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आप लोगों से पूछा जाएगा और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अभी से मैम पढ़ा रही हैं तो पढ़ लो इस चीज को। क्या बताया मैंने, एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छे से, गुड बच्चे, अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया का मतलब ये मदर सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब ये हुआ कि ये आगे अब रेडी हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब कि अब इनका
डिवीजन हो चुका है, यानी कि अब ये n में आ चुकी है और n से क्या बना 4n। अब इनको क्या बोला अपन ने, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स का मतलब हुआ कि दीज आर द बेसिकली ये गैमीट्स हैं, है ना, लेकिन इनका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है और डिफ्रेंसिएशन होने के बाद में ये क्या कहलाएंगे, स्पर्म्स, एंड दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो का जोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि मैंने अभी अभी मियो मम्मी याद रखो, है ना। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बात और ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उनसे क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 4 ही स्पर्म, 1 2 का 4। जब भी मियोसिस, इसमें ध्यान चले तुम दिमाग में बिठा के रखना कि मियोसिस डिवीजन में एक सेल बनेगी, 2 बनेगी और 2 से 4 बनेगी। तो सबसे पहले क्या होगी, स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अर्ली क्या, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का? चलो कमेंट करके बताना क्लियर हुआ या नहीं, है ना। चलिए, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Describe the post-zygotic event leading to implantation and placenta formation in humans. Mention any 2 function of placenta. बेटा प्लेसेंटा के फंक्शंस तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ इसी वीडियो के अंदर। थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो मैंने बताया था आप लोगों को, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को कि प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या थे। फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि प्लेसेंटा बिहेव कर रही है, बैरियर है किसके बीच में, मदर एंड फीटस के बीच का ये बैरियर है। क्या सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, और जो भी फीटस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वो लेके जा रहा है, ठीक है। बिहेव करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और क्या रिलीज करता है, ये एचसीजी, एचपीएल, ये पूरे हार्मोन्स जो हैं ये रिलीज करता है। तो प्लेसेंटा का फंक्शन आप भूलिएगा नहीं, ये बार बार आप लोगों से पूछा जाएगा, और अम्बिकल कॉर्ड का दैट इज अ कनेक्शन। क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। ओके, सी Describe the post-zygotic event leading to the implantation and placenta formation. See, एक बार जरा ध्यान से इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहली चीज फ्यूजन हुआ, किसका फ्यूजन हुआ, स्पर्म और ओवम का। स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, तो आप ये बताओगे कि फैलोपियन ट्यूब के भी एम्प्यूलरी रीजन के अंदर, आई रिपीट, फैलोपियन ट्यूब है उसका भी कौन सा रीजन, एम्प्यूला वाला रीजन, ठीक है, उसके अंदर ये पर्टिकुलरली प्रोसेस हो रहा है। दूसरी बात, स्पर्म, विजाइना, सर्विकल कैनाल, यूट्रस, इस्थेमस, एम्प्यूला रीजन, ठीक है। अब जो ये पर्टिकुलरली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में सबसे पहला इवेंट जो होता है वो होता है जाइगोट बनने का, ठीक है। जाइगोट के बाद में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेजेस, 8 सेल स्टेजेस, 16 एंड ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बन रही है, ब्लास्टोसिस्ट बन रही है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी किसकी वजह से, ये लगातार डिवीजन की वजह से, और इसको हम क्लीवेज बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्लीवेज, ठीक है। जब ये क्लीवेज हो जाएगा, ओके, क्लीवेज होने के बाद में जब ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक चीज बताई थी कि एक ब्लास्टोमियर बनता है, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर किससे बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट से बन रहा है। तो जो ये ब्लास्टोमियर होता है, ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें कि ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाता है कि इनर सेल मास, ठीक है, अब इसको ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाता है कि इनर सेल मास अलग हो जाता है और आउटर वाला अलग हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है
इसकी जो लेयर्स हैं इनर सेल मास की, ये क्या करता है, ये जाके अटैच होता है ब्लास्टोमियर जाके। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, यूट्रस की लेयर्स हैं और यहाँ पे सबसे अंदर वाली कौन सी है, एंडोमेट्रियम लेयर है। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है और ये वाली कैविटी को हम लोग बात कर रहे हैं यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो ये जो लेयर है यहाँ पे आके ये अटैच हो रहा है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो ब्लास्टोमियर है, ये यहाँ पे अटैच हो रहा है। और जो ओविडक्ट जहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ था वहाँ पे ना सीलिया होते हैं बहुत सारे, वो सीलिया उसको धक्का दे रहे हैं कि भैया जाओ, आपका काम आगे का आप कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। तो उन्होंने धक्का दिया, कहाँ गए साहब, कहाँ गए, ये यूट्रस में गए, यूट्रस की वॉल के साथ में जाके अटैच हुए, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं और एंडोमेट्रियम आगे इसको सपोर्ट कर रही है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलरली आपका अगर हम लोग बात करें ब्लास्टोसिस्ट है, ये एंडोमेट्रियम में जाके धंस जाता है, गिर गया उसके अंदर जाके, धंस गया उसके अंदर जाके, और उसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इम्प्लांटेशन नाम दिया। समझ में आ गया इम्प्लांटेशन क्या हुआ, कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में उसने उसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद में धीरे धीरे उसमें सेल डिवीजन होता रहा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से ब्लास्टोमियर बना, ट्रोफोब्लास्ट स्टेज आई। अब यहाँ पे उसने उसको धक्का दिया और फाइनली वो कहाँ जाके गिरा, यूट्रस में। यूट्रस की वॉल्स का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अच्छा, अब जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है और जो यूट्राइन कैविटी है, इनके बीच में एक गैप है जहाँ पे जाके ये अटैच हो गया, और इसी अटैचमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांटेशन बोल रहे हैं। गेट माय पॉइंट, क्लियर हो गई ये बात, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। सो इम्प्लांटेशन हो गया, और इम्प्लांटेशन के बाद में यहाँ पे ये इस तरह से अटैच हो जाता है। जरा आप एक बार ध्यान से देखना, ये अगर हम लोग देखें तो ये एग्जैक्टली ओवरी है, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योरिंग फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों आपस में फ्यूज हुए, जायगोट बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल स्टेजेस, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, एंड देन ब्लास्टोसिस्ट कहाँ आ गया, यूट्रस के पास आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया ना, हो ना, ओके। तो यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन, इस तरह के ये इवेंट होते हैं, और ये इवेंट किसके बाद में होते हैं, ये इवेंट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये वाला प्रोसेस जो है आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द स्पेसिफिक लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन ह्यूमन मेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अलग अलग सेल्स के बारे में। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, अगर हम लोग बात करें दोनों की ही लोकेशन क्या है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। और याद रखना जो ये लीडिंग सेल्स होती हैं, दीज आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, और ये हार्मोन बना रही हैं, और इस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन बना रही हैं, एंड्रोजन। तो लीडिंग सेल्स जो होती हैं, स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि इनका काम क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन बनाने का। अब आती हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, बीच बीच में बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ठीक है। जैसे याद करो, तुमको मैंने अभी अपने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक टेपिटम नाम की लेयर होती है, याद है। तो वो टेपिटम लेयर क्या कर रही है, वो टेपिटम लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही है, बताई थी ना ये चीज़। तो ऐसे ही सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका पहला काम जो हो गया वो क्या हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। जो डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का ये काम कर रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन बनाती हैं जिनको हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्यों बन रहा है ये मैं अभी बताती हूँ।
ठीक है। और ये एक और सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिन। ठीक है, अब ये इनहिबिन क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, समझना। मान लो स्पर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि स्पर्म अभी नहीं चाहिए, स्पर्म ऑलरेडी बहुत बन चुके हैं। अब स्पर्म बनने का प्रोसेस याद करो, ये कैसे होगा, यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पर्टिकुलरली अलग अलग लोब्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन को हम बोलते हैं FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये तो चल रहा है, बन रहा है यहाँ तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो अब नहीं चाहिए, स्पर्म है ऑलरेडी बहुत सारे, तब क्या होगा, तब पर्टिकुलरली ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएंगी सर्टोली सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से इनहिबिन रिलीज होगा और इसी इनहिबिन की वजह से आगे मैसेज जाएगा कि देयर इज इनफ स्पर्म, नो नीड ऑफ स्पर्म। तो उसकी वजह से आगे ब्रेन की तरफ जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये मैसेज जाएगा तो वो FSH को रिलीज करना बंद कर देगी। ब्लैंक हो गए ना, नहीं आया ना समझ में, पता है ना मुझे, चलो फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अब मान लो स्पर्म जो है उनका अमाउंट हाई है, ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर, ठीक है, वहीं पे ही कौन सी सेल्स हैं आपकी, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स है यहाँ पे, सर्टोली सेल्स हैं, और इन्होंने एक प्रोटीन बनाया जिसको हमने बोला ABP। ABP न्यूज़ चैनल नहीं है, यहाँ पे ABP प्रोटीन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन है जिसको हम ABP बोल रहे हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोल रहे हैं। ये प्रोटीन बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा स्पर्म से, ठीक है, और जब यहाँ पे ये इससे बाइंड हो जाएगा तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलरली सब्सटेंस, अगर हम लोग बात करें, इनहिबिन रिलीज होगा। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो इनहिबिन है, ये इनहिबिन आगे क्या करता है, ये FSH को सप्रेस करता है। किसे सप्रेस करेगा, FSH को, ठीक है, FSH यहाँ पे बनना रुक जाएगा, और जब FSH बनना रुक जाएगा तो नेचुरल सी बात है आगे स्पर्म का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और रुक जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई। तो तुमसे कोई ये पूछे कि लीडिंग सेल का काम क्या है तो आप याद रखोगे, तो याद रखना कि लीडिंग सेल्स का जो फंक्शन है वो तो क्या है, इनका स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, एंड्रोजन हार्मोन बना रही हैं। सर्टोली सेल्स बीच बीच में लंबी लंबी सेल्स होती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही हैं, ABP बना रही हैं, इनहिबिन बना रही हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स याद करो, अभी अभी बताया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल्स हैं, ये कौन सी सेल्स हैं, मदर सेल्स हैं, और ये कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, इन्हीं में डिवीजन होगा आगे, कौन सा वाला, मियोसिस वाला डिवीजन, बताया था ना अभी, बैक करके देख लेना। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 2 accessory gland in human male रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत सारी, अगर हम लोग बात करें, पर्टिकुलरली ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, काउपर ग्लैंड हो गई, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड हो गई। स्पर्म बन तो गए हैं लेकिन उनको कहाँ तक पहुँचना है, ओवम तक पहुँचना है, तो उनको फूड चाहिए। तो सेमिनल वेसिकल क्या प्रोवाइड करा रहा है, उसको ग्लूकोज फ्रक्टोज दे रहा है, ठीक है, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, प्लस यहाँ पे बहुत सारा एक म्यूकस रिलीज होता है, और वो म्यूकस कौन रिलीज करती हैं, ये ग्लैंड्स रिलीज करती हैं। इन्हीं ग्लैंड की वजह से स्पर्म का आगे मूवमेंट करना या उसका स्विम करना सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बेसिकली एक चिपचिपा सा सब्सटेंस रिलीज कर रही हैं, म्यूकस लाइक सब्सटेंस रिलीज कर रही हैं, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आप क्या बताओगे कि यही सेल्स हैं जो एक स्पेशली जो ग्लूकोज वगैरह है वो ऐड कर रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म्स को क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स का यही काम है। क्लियर हो गई, पक्का, ओके। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। सी लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं पहले ही कह रही हूँ बेटा, ऑलमोस्ट इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है, बट आप लोगों को जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है तो नेचुरल सी बात है कि oogenesis भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो कैसे बन रहा है, ऑर्गन्स
तो नेचुरली आपको आने ही चाहिए, उनके डायग्राम्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए। और बायोलॉजी में मैंने पहले वाली क्लास में भी यही कहा था और अभी भी यही कह रही हूँ कि बायोलॉजी में डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बिना डायग्राम के काम? क्योंकि बिना डायग्राम इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं, प्लस एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम के अलग से मार्क्स होते हैं। सो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मतलब करना ही पड़ेगा आपको, इसमें ऑप्शन नहीं है। आप सोचो ना कि मैडम ऑप्शन दे रही है, मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही, करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन, लास्ट explain ovarian and uterine event during menstruation cycle under the influence of pituitary and ovarian hormones, ठीक है। ये एक फेजेस हैं, जरा आप ध्यान से देखना, menstruation, follicular, luteal and next cycle, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग इन चीज़ के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ जो यूट्रस है प्लस जो आपका ओवरी है, ठीक है, ये सब के सब एक साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहली बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली फेज जो आती है इसको हम मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन फेज कब तक रहती है? 1 to 5 डेज तक रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, खत्म हो रही है और बॉडी से बाहर जा रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग बात करें कि प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट जो है जैसे ही डाउन होगा और एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। फर्स्ट जो 5th डे के बाद में जो स्टेज आती है, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज है ये? फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज लगभग 6 से 13 दिन तक रहती है और यहाँ पे FSH हार्मोन हाईएस्ट पे रहता है। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन। और FSH का काम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या रिलीज करेगा? फॉलिकल्स रिलीज करेगा। तो यहाँ पे फॉलिकल रिलीज होंगे, ठीक है। फॉलिकल रिलीज होने के बाद में फॉलिकुलर फेज के बाद में एक फेज आती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन में क्या हो रहा है कि फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, ओवरी में से एग रिलीज हो गया और एग आके कहाँ पे बैठ जाएंगे? पता है ना, ओविडक्ट के अंदर। तो ओव्यूल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जब यहाँ पे एग रिलीज हो गया, एग रिलीज के बाद में ये कहाँ पे आ गया? ओविडक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अब बचा क्या पीछे? पीछे बचा कॉर्पस ल्यूटियम। पीछे क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है ये मेंटेन रहती है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो पहले था कौन सा? पहले एस्ट्रोजन था, ठीक है। एस्ट्रोजन हाई हुआ, उसके बाद में FSH यहाँ पे डेवलप हुआ, FSH हार्मोन रिलीज हुआ जिसकी वजह से फॉलिकल्स वगैरह रिलीज हुए। उसके बाद में क्या हुआ? ओव्यूल्यूशन का प्रोसेस हुआ। ओव्यूल्यूशन के बाद में क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जब एग रिलीज हो जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम है। ये क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है क्योंकि वो रेडी कर रहा है कि भाई बेबी आएगा और बेबी के लिए वो एक कुशन कवर जो है वो डिज़ाइन करके रखा हुआ है उसने, ठीक है। ओके, तो जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कर रहा है। ओके, और इस फेज को हम ओव्यूल्यूशन फेज बोल रहे हैं। अगर स्पर्म आया तो नेचुरल सी बात है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो अब उस केस में क्या होगा? धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होना शुरू होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डाउन होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और अगेन क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट। समझ में आ गई ये बात? तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसे ही ओव्यूल्यूशन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम अप एंड डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी के पास में मैसेज जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है ना तो वो आगे रिलीज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? नाउ गॉट इट? चलिए, होपफुली
बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं गरिमा फिर से एक बार आपको नमस्कार करती हूँ और अच्छे से आपको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ, ऑल द बेस्ट देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, भगवान आपको सफलता दे। थैंक यू सो मच।